नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटस्केलर के बारे में और देखेंगे कि नेटस्केलर किस किस तरह से यूज़ होता है। तो नेटस्केलर के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले उसका जो यूज़ केस आता है वो है रिवर्स प्रॉक्सी का। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आपने अपने ऑफिसेज़ में जनरली देखा होगा कि कोई जैसे आपका लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ऑफिस के अंदर, उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि आपके इंटरनल नेटवर्क पे जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें से आपका जो कनेक्शन बाहर जा रहा है इंटरनेट की तरफ उसको उसको फैसिलिटेट करता है। यानी कि आप जाते हो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास और फिर इंटरनेट के ऊपर बाहर किसी और सर्वर पे या किसी और वेबसाइट के पास आप कनेक्ट करते हो। तो ये होता है प्रॉक्सी, आपका रेगुलर प्रॉक्सी सर्वर। तो इसमें क्या होता है कि आप जा रहे हो इंटरनल नेटवर्क से इंटरनेट की तरफ, और रिवर्स प्रॉक्सी जो कि नेटस्केलर करता है, रिवर्स प्रॉक्सी में आप इंटरनेट से इंटरनल नेटवर्क की तरफ आ रहे हो। तो ये जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ये 3 यूज़र हैं, ये अगर इनका नाम है टॉम, डिक एंड हैरी। तो ये अगर इंटरनेट के ऊपर हैं, किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैपटॉप है, इन सब के पास एक एक लैपटॉप है, और उस लैपटॉप से ये कनेक्ट करते हैं नेटस्केलर को, और फिर नेटस्केलर इनको ऑथेंटिकेट वगैरह करने के बाद अपने इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस देता है, जैसे इंटरनल नेटवर्क से वो नेटस्केलर कनेक्टेड है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि नेटस्केलर एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। जैसे आपका प्रॉक्सी सर्वर यूज़र्स को बाहर का रास्ता दिखाता है, बाहर की वेबसाइट्स वगैरह पे ले जा सकता है, वैसे रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट से यूज़र्स को आपके इंटरनल नेटवर्क में ला सकता है। और ऑब्वियसली जब आप इंटरनेट से किसी को अपने इंटरनल नेटवर्क में एंट्री दे रहे हो, तो वो चीज़ बहुत सिक्योर होनी चाहिए, नहीं तो आपके नेटवर्क के ऊपर किसी भी तरह का साइबर अटैक हो सकता है। तो नेटस्केलर के ऊपर कई सारे सिक्योरिटी फीचर भी होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको ये जो लाइंस दो दिखाई दे रही हैं, ये दोनों फायरवॉल्स हैं। तो ये जो है ये आपकी एक्सटर्नल फायरवॉल है और ये है इंटरनल फायरवॉल। तो नेटस्केलर अक्सर डीएमजी के अंदर पाया जाता है। डीएमजी का मतलब होता है डीमिलिटराइज्ड जोन, और जनरली स्पीकिंग ये वो एरिया होता है जहाँ पे जनरली इस टाइप की नेटस्केलर टाइप की या सिक्योरिटी वाली डिवाइसेस जो हैं या जो सर्वर हैं वो आपके नेटवर्क में रखे जाते हैं, जो जिनकी इंटरनेट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेटस्केलर की होती है, या फिर किसी और टाइप का सिक्योरिटी अप्लायंस उसके लिए अच्छी जगह होती है, या बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि उसको डीएमजी में रखा जाए। आपके जो इंटरनल नेटवर्क के सर्वर्स हैं, आपका वेब सर्वर हो गया या एसक्यूएल सर्वर हो गया या दूसरे टाइप का एप्लीकेशन सर्वर हो गया, उनको आप कभी डीएमजी में नहीं डालोगे। अगर इन सर्वर्स को इंटरनेट एक्सेस करना भी है या किसी भी टाइप के इंटरनेट एक्सेस की इनको ज़रूरत है, तो वो हमेशा दूसरी डिवाइसेस के थ्रू, नेटस्केलर के थ्रू या किसी और वीपीएन वगैरह के थ्रू जो है वो इंटरनेट एक्सेस करेंगे। लेकिन ये सर्वर खुद जो हैं कभी इंटरनेट फेसिंग नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब नेटस्केलर जो है, जो वो रिवर्स प्रॉक्सी की तरह अगर उसको काम करना है तो वो कैसे काम करता है। तो नेटस्केलर के ऊपर एक फ़ीचर होता है जिसका नाम होता है नेटस्केलर गेटवे या सिट्रिक्स गेटवे। अब उसका नाम सिट्रिक्स गेटवे हो गया है। तो वो गेटवे फ़ीचर क्या करता है कि गेटवे फ़ीचर एक वीआईपी के साथ कनेक्टेड होता है। वीआईपी यानी वर्चुअल आईपी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नेटस्केलर है इसको हमने एक वीआईपी दे दिया 192.168.1.50। अभी उस
.50 IP के ऊपर नेटस्केलर जो है वो बाहर से आने वाली सारी रिक्वेस्ट के लिए लिसन करेगा। अभी जो 2.50 IP है वो पब्लिक IP नहीं है, तो फिर वो इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट के लिए कैसे लिसन करेगा? तो इसका जवाब ये है कि ये जो एक्सटर्नल फायरवॉल है इसके ऊपर हम अपना पब्लिक IP रखते हैं। तो एक्सटर्नल फायरवॉल के ऊपर जो भी हमारा पब्लिक IP है वो होगा, और फिर ये एक्सटर्नल फायरवॉल जो है वो नेटिंग के थ्रू अपना इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो नेटिंग के थ्रू ये जो हमारा 1.50 IP है इसके ऊपर वो रिक्वेस्ट भेजेगी। तो ये नेटस्केलर जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इसके पास सिर्फ 443 के ऊपर जो डेटा आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनेट से, वो फायरवॉल नेटस्केलर के पास भेज रही है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आपकी जो फायरवॉल होती है उसके ऊपर कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स और भी होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि नेटस्केलर के ऊपर पब्लिक IP डायरेक्टली डालने के बजाय नेटस्केलर के ऊपर एक DMZ जोन का, डीमिलिटराइज जोन का, ये जो है इस रेंज का IP डालो आप, और फिर नेटिंग यूज़ करो ताकि नेटस्केलर जो है वो इंटरनेट से रिक्वेस्ट्स लिसन कर पाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हो गया आपका गेटवे, सिट्रिक्स गेटवे। दूसरा ये है कि ये जो इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क के ऊपर भी कई सारे जो सर्वर हैं उनको उनको अगर आपने लोड बैलेंस करना है तो उसके लिए भी नेटस्केलर काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 4 स्टोर फ्रंट सर्वर हैं और उन 4 स्टोर फ्रंट सर्वर्स को आप लोड बैलेंस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, नेटस्केलर के ऊपर जो लोड बैलेंसिंग का फ़ीचर होता है सबसे पहले तो वो इनेबल करोगे। उसके बाद में फिर से आप नेटस्केलर के ऊपर एक और VIP डालोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार आपने 1.51 डाल दिया, क्योंकि 50 जो है वो गेटवे के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोड बैलेंसर को 51 VIP दे दिया। अब उस 51 VIP के अंदर आप एज अ सर्विस स्टोर फ्रंट के ये सारे सर्वर ऐड करोगे, यानी कि स्टोर फ्रंट के जो एक्चुअल सर्वर का जो IP है वो प्लस उसका पोर्ट नंबर। तो स्टोर फ्रंट का पोर्ट नंबर 80 या 443 होता है, तो वो आप वहाँ पे ऐड करोगे एज अ सर्विस। और ये चीज़ अगर आपको वैसे समझने में अभी दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं है, हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ अभी। तो फिर जब वो सर्विसेज सारी ऐड हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर आप एक एल्गोरिदम या एक मेथड चूज़ कर सकते हो लोड बैलेंसिंग के लिए। तो उसमें मेथड्स कई टाइप की होती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने राउंड रॉबिन सेलेक्ट किया, तो राउंड रॉबिन में यह है कि जैसे 4 सर्वर हैं तो पहली रिक्वेस्ट जो आई नेटस्केलर के पास वो जाएगी पहले सर्वर के पास, दूसरी दूसरे के पास, तीसरी तीसरे के पास, चौथी चौथे के पास, और पांचवी फिर से पहले सर्वर के पास। तो ये हो गई आपकी राउंड रॉबिन मेथड। दूसरी होती है लीस्ट कनेक्शन। लीस्ट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस स्टोर फ्रंट के पास अभी सबसे कम नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट अभी वो करंटली प्रोसेस कर रहा है, उस सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट जो नेक्स्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो जाएगी। ठीक है। और ये जो लोड बैलेंसिंग के जो एल्गोरिदम है या जो मेथड्स हैं, ये सिर्फ स्टोर फ्रंट के लिए नहीं है, ये किसी भी टाइप का आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो उसके लिए आपकी मेथड्स लोड बैलेंसिंग की सेम रहेगी। तो ये हो गया आपका एक इंटरनल नेटवर्क का यूज़ केस। और जनरली क्या होता है कि जैसे ये नेटस्केलर जो है वो हमारा DMZ में बैठा हुआ है, तो अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंटरनल नेटवर्क पे जो लोड बैलेंसिंग के लिए जो नेटस्केलर यूज़ हो रहा है उसको वो इंटरनल नेटवर्क पे ही रखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक अलग नेटस्केलर होगा इंटरनल नेटवर्क में, और उस नेटस्केलर के ऊपर सिर्फ लोड बैलेंसिंग का कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना दिया। तो
वो जो इंटरनल नेटवर्क का जो नेट स्केलर होगा वो सिर्फ लोड बैलेंसिंग वगैरह का काम करेगा, वो वही वाले फीचर्स उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। और जो एक्सटर्नल होगा, जो डीएमजी में बैठा होगा, वो गेटवे का काम करेगा, या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो डीएमजी वाला नेट स्केलर यूज़ करेगा। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आपका लोड बैलेंसर जो है, लोड बैलेंसर वाले नेट स्केलर को आप जो है इंटरनल नेटवर्क पर रखो, और जो एक्सटर्नल नेटवर्क से जो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है उसको डीएमजी में रखो। हालांकि ये ऑलवेज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके इसमें नेट स्केलर के लाइसेंस भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्लस आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है मल्टीपल नेट स्केलर्स वगैरह होस्ट करने के लिए। तो अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल नेट स्केलर होस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे जो वेब सर्वर दिखाई दे रहा है, तो ये वेब सर्वर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर भी, जैसे मैंने बोला, आप इसको डायरेक्टली डीएमजी में या डायरेक्टली इसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि वो प्रोन टू अटैक होता है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का साइबर अटैक हो सकता है। तो उसके लिए नेटस्केलर के अंदर उससे बचने के लिए नेटस्केलर के अंदर एक फ़ीचर होता है जिसका नाम होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या करती है कि आपके वेब सर्वर के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको वो स्कैन करती रहती है, और उस रिक्वेस्ट के अंदर अगर उसको किसी भी टाइप का अटैक सिग्नेचर दिखता है, उसके पास एक लिस्ट रहती है पूरी। एक मतलब जैसे एंटीवायरस में आपके पास वायरस के सिग्नेचर होते हैं, वैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के पास अटैक के वेब बेस्ड अटैक के सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो स्कैनिंग करती रहती है सारी रिक्वेस्ट की, और अगर उसको इस टाइप का वेब बेस्ड कोई भी अटैक दिखाई देता है तो उस रिक्वेस्ट को तुरंत ड्रॉप कर देती है। तो इस तरह से आपका वेब सर्वर जो है वो सारे अटैक्स के अगेंस्ट, कॉमन वेब अटैक्स के अगेंस्ट सिक्योर हो जाता है। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं कि जियो लोकेशन बेस्ड सिक्योरिटी। उसमें क्या होता है कि आप एक नेटस्केलर के ऊपर एक डेटाबेस होता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि एक एक रीजन, जैसे वर्ल्ड का आप कोई भी रीजन ले लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली ले लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर सारे यूज़र दिल्ली में हैं और आपकी वेबसाइट को सिर्फ दिल्ली से ही एक्सेस कर रहे हैं, मैं एग्ज़ाम्पल की तरह बता रहा हूँ, वैसे जनरली स्पीकिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर तो दुनिया भर से ट्रैफिक आएगा, और आप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेबसाइट आप चाहते भी हो कि दुनिया भर से ट्रैफिक आए। लेकिन आप ये समझो कि जैसे इंटरनल नेटवर्क की कोई इंट्रानेट टाइप की साइट है जो आप चाहते हो कि सिर्फ दिल्ली से ही एक्सेसिबल हो और किसी जगह से दुनिया में एक्सेसिबल ना हो। तो आप जो है, जो डेटाबेस मैंने जो बताया पहले, वो डेटाबेस आप और वो डेटाबेस का साइज़ बड़ा स्मॉल होता है। डेटाबेस सुन के ये मत समझो कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। अ, तो ये जो जियो लोकेशन डेटाबेस है, ये आप नेटस्केलर पे ये फ़ीचर इनेबल कर सकते हो। और फिर इससे क्या होगा कि नेटस्केलर जो सिटी या जो आईपी रेंज आपने स्पेसिफाई करी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आईपी होंगे, पब्लिक आईपीज़ जो दिल्ली के लिए होंगे। तो उस केस में क्या होगा फिर कि दिल्ली से जो रिक्वेस्ट आ रही है आपके वेब सर्वर के ऊपर, सिर्फ वही नेटस्केलर प्रोसेस करेगा। दिल्ली के अलावा और किसी भी जगह से, मुंबई से आ रही हो, बैंगलोर से आ रही हो, या इंडिया के बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही हो, तो उसको वो ड्रॉप कर देगा। तो इससे भी आपके वेब सर्वर की या आपकी वेबसाइट की जो है सिक्योरिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये सारे फीचर के बारे में सुनने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी और जागी होगी नेटस्केलर के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे कि जो नेटस्केलर है वो क्या क्या कर सकता है। इसको स्विस आर्मी नाइफ बोलते हैं। जैसे
स्विस आर्मी नाइफ़ होता है ना, जिसमें एक ही नाइफ़ के अंदर कई सारी चीज़ें होती है। इसमें बॉटल ओपनर भी होता है, उसमें नेल कटर भी होता है, वगैरह वगैरह। उसी टाइप से ये नेटस्केलर भी है कि ये एक ही जो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये बहुत सारे रोल अदा कर सकता है आपके नेटवर्क के लिए। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और, कि एक बंदा है कार्ल स्टालहुड, जो सिट्रिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे वो आर्टिकल्स वगैरह लिखता है। तो ये उसकी वेबसाइट है carlstahlhood.com। इफ़ आई कैन क्लिक देयर, तो उसकी वेबसाइट पे उसने नेटस्केलर के बारे में बताया है, और नेटस्केलर के बारे में कई सारे आर्टिकल लिखे हैं। लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है सबसे, वो ये वाला है, एडीसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एडीसी यानी नेटस्केलर ही है, नेटस्केलर का नाम उन्होंने अभी सिट्रिक्स ने चेंज कर दिया था, एडीसी कर दिया था। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, ये अगर आप एक बार ही पढ़ लोगे सारे, तो आपको जो है नेटस्केलर के कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये यूआरएल आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर, इस यूआरएल पे जाके आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। और अगर कोई उसमें क्वेश्चंस वगैरह हों, तो आप जितना गूगल करोगे, जितना उसको जो है समझने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए इजी होगा फिर आगे भी समझने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।